सिलेक्शन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत की सिंधु जल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी नदियों का एक लक्ष्य होता है कि एक अपना किसी नदी, बड़ी नदी में जाकर मिले या फिर समुद्र में जाकर मिले। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है दोस्तों। एक ओर अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी दोस्तों, और नीचे हिंद महासागर। जब हम भारत की नदियों को देखेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत के नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। जब हम प्रायद्वीपीय नदी को देखेंगे दोस्तों, तो इसी को हम 2 भागों में बांट देते हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पूर्वी घाट से निकलने वाली। चलिए आज हम हिमालय नदी के बारे में देखते हैं। हिमालय नदी को 3 जलतंत्र में विभाजित किया गया है। सिंधु जलतंत्र, गंगा जलतंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र जलतंत्र। चूंकि हम लोग को सिंधु जलतंत्र पढ़ना है, इसलिए हम लोग सिंधु जलतंत्र के बारे में जाने। और हाँ, एक चीज जानिए दोस्तों, सिंधु जलतंत्र एवं गंगा जलतंत्र की धारा को कौन अलग करता है या विभाजक करता है? भारत में जल विभाजक का काम अंबाला करता है। कौन करता है दोस्तों? अंबाला। यही अंबाला जहां राफेल की पहली खेप पहुंची थी, अंबाला में। सिंधु जलतंत्र को हम 5 नदियों, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी है, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्म से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए झेलम और सिंधु के बीच कौन सा क्या बसा हुआ है। तो आपको तक्षशिला वगैरह पूछा जाता है, इसलिए कर्म से याद रखिए। सबसे ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। चलिए हम पहले सिंधु के बारे में कुछ जाने दोस्तों। सिंधु की अधिकांश धारा कहाँ थी? सिंधु ऐसे तो इंटरनेशनल नदी है दोस्तों, चाइना, भारत एवं पाकिस्तान 3 देशों से बहती है, लेकिन इसकी अधिकांश जो धारा है पाकिस्तान में बहती है। सिंधु का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल के बाद जब दिया जाता है तो आप 3 चीज याद रखिएगा, चेमा युंगडुंग। अगर पूछ दिया जाए किस जलधारा, तो सीन का बाब जलधारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीन का बाब जलधारा। या फिर ग्लेशियर की बात पूछे तो बोखर चुंग ग्लेशियर। ऐसे अक्सर आपको मिलेगा चेमा युंगडुंग, लेकिन आपको सिंध का बाब जलधारा भी कहीं कहीं मिलेगा दोस्तों, और बोखर चुंग युंग ग्लेशियर भी मिलेगा। याद रखिए, इसकी जो लंबाई है 2880 से
2900 तक मिलता है। 2880 ऐसा कहीं कहीं मिलना पड़ेगा और कहीं पड़ेगा आप 2900, उसमें से 709 किलोमीटर, किलोमीटर में कहाँ है दोस्तों? इंडिया में। सिंधु नदी कितने किलोमीटर इंडिया में बहती है? 709। आपको सिंधु नदी की टोटल लंबाई अगर है तो ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, 2880 भी कहीं मिलेगा, कहीं 2900 पढ़ने को मिलेगा, और भारत में इसकी लंबाई 709। आपको जरा सा लेवल ऊपर करके बताते हैं दोस्तों कि सिंधु की अधिकांश जो जल है, सिंधु की अधिकांश जल काराकोरम, सिंधु के अधिकांश जल काराकोरम ग्लेशियर से प्राप्त होता है दोस्तों। कहने का मतलब अगर कोई पूछ दे कि सिंधु जो अपनी जल लेती है सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त करती है, तो काराकोरम ग्लेशियर से प्राप्त करती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु यहां से निकला, सिंधु यहां से निकला दोस्तों, यहां से आती है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, सिंधु जो है कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश पर्वत मानसरोवर आकर साल के ऊपरी उत्तरी, देखिए यहाँ से 3 नदी निकला, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सिंधु, यहाँ से सतलज और यहाँ से ब्रह्मपुत्र। मतलब इधर अगर बोल दिया जाए पूर्व की ओर तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु उत्तर की ओर और सतलज पश्चिम की ओर। अब ध्यान दीजिएगा कि सिंधु जो है यहाँ से जब निकलती है तो तिब्बत के पठार पर बहती है, तिब्बत के पठार पर बहते हुए लेह में प्रवेश करती है। जब ये तिब्बत के पठार पर बहती है दोस्तों, तब इसका नाम सिंधी खंबा, याद रखिएगा, सिंधी खंबन, सिंधी खंबन कहा जाता है। सिंधी खंबन जब तिब्बत में बहती है, तिब्बत के पठार पर, और जैसी तिब्बत के पठार का लास्ट हुआ और लेह का फर्स्ट हुआ, जैसी लेह में प्रवेश करती है तब इसी को लद्दाख का सिंह मुख कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ लिखते हैं लद्दाख का सिंह मुख। तिब्बत के पठार पर बहा, तिब्बत में बहा सिंधी खंबन, जैसे लद्दाख में प्रवेश किया मतलब तिब्बत और लद्दाख, तो लद्दाख का सिंह मुख कहा जाता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन, लेह किस नदी के किनारे बसा है? तो लेह सिंधु नदी के किनारे बसा है, लेह सिंधु नदी के किनारे बसा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे प्रवेश किया लेह में, लद्दाख में प्रवेश किया लेह, तो इसका नाम क्या पड़ गया? लद्दाख का सिंह मुख। और यही लेह के बगल में ही एक जास्कर नदी है। कौन सा नदी है दोस्तों? जास्कर नदी, जो कि किस में आकर मिलती है? सिंधु में। देखिए, सिंधु की सहायक नदियां अनेक है, मुख्य 5 को तो बताए थे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, लेकिन जास्कर नदी भी यहाँ आकर मिलती है, किसमें? सिंधु में। अब एक यहाँ किससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऊपर जास्कर श्रेणी, नीचे लद्दाख की श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी नदियां लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीचों बीच गुजरती है, तो आप सिंधु नदी मारिएगा, आप सिंधु नदी, ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इस कश्मीर में इसका प्रवेश होता है, तो कारगिल के पास दोस्तों, कारगिल के पास इसमें सुरु एवं द्रास, सुरु एवं द्रास, सुरु एवं द्रास। देखिए, अब हम आपको कितना बताएं, जास्कर इसी में आकर मिला, कारगिल के आसपास जैसी पहुंचा तो क्या इसमें मिला? सुरु एवं द्रास नदी आकर प्रवेश किया। ध्यान दीजिएगा, सुरु एवं द्रास। अब एक चीज आपको पता होगा कि हिमालय की जो गणना हम लोग करते हैं कि 2400 किलोमीटर है, तो नदी के हिसाब से कहां से? सिंधु से कहां तक? ब्रह्मपुत्र तक। लेकिन जैसे पर्वत से हिसाब से हम करते हैं तो नागा पर्वत से कहां? नामचा बरवा। तो वही नागा पर्वत के पास दोस्तों, यही नागा पर्वत से क्या करता है सिंधु? नागा पर्वत के पास उत्तर से, नागा पर्वत के उत्तर से घूमकर कहां प्रवेश कर जाती है? पीओके, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है दोस्तों, पीओके में प्रवेश कर जाती है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा। जैसी बात आएगा कि सिंधु नदी कहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो यहाँ से आ जाएगा एटक। एटक या अटक, कहीं कहीं आपको अटक रहे, कहीं कहीं एटक रहे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जिस तरह से गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से सिंधु एटक या अटक में मैदानी पर्वतीय भाग को छोड़ देती है और कहा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए सिंधु नदी, और यहां से 5 नदियां आकर मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ मिथनकोट, जिसे पठानकोट भी सुनते हैं कहीं कहीं, लेकिन ओरिजिनल नाम है मिथनकोट। मिथनकोट, मिथनकोट में या पंच नदी में, पंच नदियों में क्या हो जाती है, मिल जाती है। पंच नदियां वही झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। चलिए सिंधु के बाद अब हम लोग झेलम देखते हैं। कर दिए। चलिए झेलम के बारे में देखिए दोस्तों। लंबाई इसकी 7 से 24 किलोमीटर है। ठीक। उद्गम स्थल की जब बात होती है तो ध्यान दीजिएगा, बेरीनाग झील, बेरीनाग झील, बेरीनाग जो है इसी के पास में शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग का जो जल का स्रोत है बेरीनाग से है। इसीलिए आपको कहीं कहीं बुक में, आपको किताब में मिलेगा कि बेरीनाग, लेकिन नहीं, उद्गम स्थल शेषनाग, शेषनाग से है, जो कि बेरीनाग के बगल में है, बेरीनाग के बगल में। झेलम का पूर्व नाम वितस्ता है दोस्तों। इसका जो है वितस्ता का एक ऐतिहासिक महत्व है। आप लोग सुने पढ़े होंगे कि वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर महान एवं पोरस के बीच में, जिसमें पोरस की क्या हुई थी, हार हुई थी और सिकंदर विजय हुआ था। और यहीं से लौटते वक्त सिकंदर की मृत्यु हुई थी। याद रखिए दोस्तों। चिनाब में प्रवेश करती है। जैसे देखिए झेलम जब यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहती है, तब एक नीचे से और नदी आती है चिनाब। तो झेलम नदी चिनाब में कहाँ प्रवेश करती है, त्रिम्बू, त्रिम्बू नामक स्थान पर, त्रिम्बू नामक स्थान पर किस नदी में प्रवेश कर जाती है, तो चिनाब नदी में। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपको पता होगा बहुत पहले की बात, एक तुलबुल परियोजना चला था। तुलबुल परियोजना 1987 में स्टार्ट हुआ था, 1987 में। लेकिन भारत विभाजन की वजह से क्या हो गया, पाकिस्तान के नाम आने के कारण क्या हुआ, अब बंद है तुलबुल परियोजना। अब क्या है, बंद है। आगे बढ़िए। अब रहा झेलम नदी, तो श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ, झेलम नदी, श्रीनगर, झेलम नदी, झेलम नदी जो है श्रीनगर के बीचों बीच से गुजरती है। आगे चीज याद रखिएगा दोस्तों कि झेलम नदी, बेरीनाग झील जैसी बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ करीब 170 किलोमीटर के आसपास भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करता है, सीमा बनाता है। भारत पाकिस्तान के बीच क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो यहाँ से एक और मुख्य क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, यहीं पर है विक्रम तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तक्षशिला। आपको बहुत बार देखे होंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस दो नदियों के बीच बसा हुआ है, किस दो नदियों के बीच बसा हुआ है, तो आपको सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम। चलिए आगे देखते हैं। चिनाब नदी, रोक दीजिए। चलिए अब हम चिनाब नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका जो उद्गम उसका जो अन्य नाम है, देखिए अस्किनी, इसी का एक अन्य नाम है दोस्तों अस्किनी। चिनाब को ही अस्किनी नदी भी कहा जाता है। उद्गम स्थल जो है कुल्लू, कुल्लू मनाली आप सुने होंगे, हनीमून वाला जो है कुल्लू, कुल्लू के पास 12 लाचा दर्रा, 12 लाचा दर्रा के पास हुआ, 12 लाचा दर्रा में हुआ। अब देखिए इसमें जरा सा समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा नदी कहा जाता है। चंद्रभागा, चंद्रभागा क्यों कहा जाता है देखिएगा दोस्तों। नीचे बीच में 12 लाचा दर्रा है
बीच में बारालाचा दर्रा। इसके ऊपर में एक नदी आती है, उसकी नाम है चंद्रा नदी। नीचे से एक नदी आती है, इसका नाम है भागा नदी। चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा मिलती है टांडी नामक स्थान पर। कहाँ? टांडी, हिमाचल प्रदेश के टांडी नामक स्थान पर मिलती है। वहां से एक क्या कहलाता है दोस्तों? चिनाब। क्या कहलाता है? चिनाब। अब हम यहां देखेंगे हिमाचल प्रदेश, बारालाचा ऊपर में चंद्रा, नीचे में भागा, और बारालाचा के आसपास यह नदी क्या कहलाया? यह चिनाब कहलाया। ऊपर से झेलम आकर मिला, किसमें? चिनाब में। चिनाब आई झेलम और सिंधु। ध्यान दीजिएगा, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। देखिए इसकी लंबाई जो है, झेलम चिनाब नदी की जो लंबाई है 1180 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर है। इस पर 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रतले पन बिजली परियोजना चलाया गया। इससे पहले भी कीरू परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, सलाला परियोजना, अनेक परियोजनाएं चिनाब नदी पर पहले से ही स्टार्ट हो गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं रावी नदी। चलिए रावी नदी में देखिए दोस्तों, इसी को परुसनी नदी भी कहा जाता है और इसी को इरावती नदी भी कहा जाता है। परुसनी नदी की बात आवे तो ऋग्वैदिक नाम है इसका, रावी का ऋग्वैदिक नाम परुसनी नदी। देखिए ये लाहौर नदी के बीचों, लाहौर नदी के किनारे, देखिए सॉरी, लाहौर जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसको लाहौर नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए पंचनद की सबसे छोटी नदियां, भारत में पंचनद की सबसे छोटी नदियां रावी नदी है। और देखिए ये हुआ हिंदुस्तान और ये पंजाब है। तो पंजाब का अमृतसर और पाकिस्तान का गुरुदासपुर, पंजाब के अमृतसर एवं पाकिस्तान के गुरुदासपुर के बीच क्या बनाते हैं? सीमा बनाती है। और ये जाकर मुल्तान में, कहा? मुल्तान के पास जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाते हैं। आपको याद है मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। रावी नदी की जब बात आवे तो सबसे देखिए इसके बारे में क्या जानिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पास रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पास रोहतांग दर्रा से इसकी उत्पत्ति होती है। चलिए रावी नदी की लंबाई देखा जाए तो 720 कहीं कहीं रहेगा और आपको कहीं कहीं 725 किलोमीटर रहेगा। अब देखिए इस पर एक बांध, एक परियोजना है, इसका नाम है थीम बांध। दोस्तों इसी को रंजीत, ध्यान दीजिएगा, रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। यह 1982 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1999 में ही बनकर तैयार हो गया। आपको इसकी एक चार्ट देखिएगा, रंजीत सागर बांध की हाइट कभी कभी पूछ देता है, तो 160 मीटर ऊंची बांध है। रावी नदी, परुसनी और इरावती अन्य नाम हुआ। यह गुरुदासपुर एवं अमृतसर के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसका उद्गम स्थल जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रा के पास है
और देखिए रोहतांग दर्रा के बाद पूछ दिया जाए, यही है रावी रोहतांग दर्रा। तो आपको रोहतांग दर्रा किसके किसके बीच है? चिनाब एवं रावी के बीच। बारालाचा दर्रा किसके किसके बीच? चंद्रा एवं भागा के बीच। ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप देख लीजिए एक और नदी बचा हुआ, ब्यास नदी। ब्यास नदी, इसी का एक अन्य नाम है दोस्तों परुसनी, या पुरुषनी भी कहीं कहीं रहता है, पुरुषनी नदी। इसी का एक अन्य नाम है अर्गी नदी। कौन सा नदी दोस्तों? अर्गी नदी। देखिए आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ना होगा, पुरुषनी का युद्ध दास एवं सुदास के बीच में हुआ था। कहाँ? दास एवं सुदास के बीच में हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे में। चलिए आगे देखिए, इसकी जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल ब्यास नदी का उद्गम स्थल यहीं पर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा के नीचे में ही ब्यास कुंड है दोस्तों, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, उद्गम स्थल ब्यास कुंड, जो कि रोहतांग दर्रा के पास ही स्थित है। यह नदी कुल्लू एवं मनाली के बीचों बीच बहती है, कुल्लू एवं मनाली के बीचों बीच बहती है। कह सकते हैं हम यहाँ की कुल्लू और मनाली कहाँ बस, किस नदी किनारे बसा है? तो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। यह जो है तलवाड़ा पंजाब में, तलवाड़ा के पास यह मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? पंजाब। इस पर अगर बात किया जाए परियोजना का, तो इस पर एक पांग बांध बना हुआ है, पांग बांध है दोस्तों। अब देखिए कहीं कहीं इसकी लंबाई को आप पढ़िएगा 460 किलोमीटर या 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। ब्यास नदी, इसी का नाम परुसनी या फिर अर्गी। उद्गम स्थल ब्यास कुंड, जो कि रोहतांग दर्रा के पास है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू मनाली से गुजरती है। अब हम कह सकते हैं कि कुल्लू मनाली ब्यास नदी किनारे है। और तलवाड़ा के पास पंजाब में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों। इस पर जो एक है पांग बांध बंधा हुआ है, पांग बांध बंधा हुआ है। चलिए अब हम सतलज नदी, एक प्रमुख नदी सतलज के बारे में जानते हैं। देखिए सतलज नदी के बारे में देखते हैं, जो कि सिंधु के बाद सबसे प्रमुख नदी माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, भारत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यही 3 नदियां हैं जिसकी उद्गम स्थल भारत में ना बल्कि विदेश में है। और तीनों का उद्गम स्थल कहीं न कहीं एक ही पॉइंट के पास है, कैलाश मानसरोवर के पास राकसताल झील से। उत्तर से सिंधु नदी निकलती है, पूर्व से ब्रह्मपुत्र और दक्षिण पश्चिम से सतलज निकलती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस नदी के बारे में। देखिए यहाँ से सतलज नदी का उद्गम है। यहाँ से जब सतलज नदी निकलती है तो जैसे यहाँ आती है शिव किला दर्रा। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिव किला दर्रा से होकर कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। शिव किला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, भारत के हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। जैसी शिव किला दर्रा से यहाँ प्रवेश करती है, तब हिमाचल के लास्ट में, मतलब कि हिमाचल और हरियाणा और पंजाब का जो ऊपर में मिड पॉइंट है, उसके ऊपर में भाखड़ा गांव के पास भाखड़ा बांध बनाती है। इस पर बांधा गया है दोस्तों, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बांधा गया है।
उद्गम स्थल में लिख लीजिए राकसताल झील, राकसताल झील जो कि मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए जैसी बात आया, जैसी पंजाब में प्रवेश किया दोस्तों, तो पंजाब के रूपनगर, ध्यान दीजिएगा, पंजाब के रूपनगर, रूपनगर कहाँ है दोस्तों? पंजाब में। यहां से कहां प्रवेश कर जाती है? मैदानी भाग में। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सतलज कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? रूपनगर। सतलज किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिरकिला दर्रा से। सतलज पर कौन सी बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भाखड़ा बांध भी दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाकर भाखड़ा नांगल है। अब देखिए जैसे यहां भारत में प्रवेश करती है, तब यहां से एक इस पर नहर बनाया गया दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई लगभग 204 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये 1958 में बना था और इसका जो नाम बदला गया इंदिरा गांधी, जो कि पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, राजस्थान नहर। 1984 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अब देखिए जैसे यहां से प्रवेश करती है, जैसी यहां से निकलती है और पाकिस्तान, भारत का बॉर्डर पाकिस्तान में से निकलती है। अब पाकिस्तान में हिलते हुए बहलालपुर, यहाँ पर मिड पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहलालपुर, बहावलपुर दोस्तों, बहावलपुर के पास कहाँ जाकर मिल जाती है? चिनाब में, चिनाब नदी में मिलती है। आप फिर ये कह सकते हैं कि चिनाब नदी सतलज में मिलती है, सतलज में मिलती है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ये पांचों नदियां मिलती है, कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज का जब संगम होता है, ये ब्यास है दोस्तों, ब्यास और ये सतलज। यहीं से ये नदी सतलज भी कहलाती है और यहीं से पंच नदी भी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से पंच नद कहलाती है और यही पंच नद मिथनकोट के पास, पाकिस्तान के मिथनकोट के पास सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद सभी नदियां कहाँ जाती है दोस्तों? अरब सागर में मिल जाती है। अब देखिए आप कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि पंजाब को पंजाब मतलब 5 नदियों का नाम, क्यों? तो पंजाब का जो मैदान है दोस्तों, ये सिर्फ छोटा सा पंजाब में नहीं है, ये पंजाब का मैदान पंजाब के साथ साथ कहाँ? पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान में, इसलिए पंजाब जितना, पंजाब का जो मैदानी भाग है उसमें 5 नदियों का संगम मिला, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, जरा सा एक याद रखिए, सिंधु जल समझौता के बारे में सुनिए दोस्तों। सिंधु जल समझौता के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से 3 नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब, देखिए ऊपर से 3 नदी, इसको पश्चिमी नदी भी बोला जाता है। देखिए आप यहां से एक चीज याद रखिए, ऊपर से 3 नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, जब सिंधु का भारत विभाजन हुआ, जब बंटवारा में झंझट आने लगा, पानी को लेकर विवाद उठने लगा, तब ऊपर से 3 नदी को, पाकिस्तान को 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को हक दिया गया कि इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करे और 20% पानी भारत यूज करे। और नीचे से 3 नदी सतलज, रावी और ब्यास, सतलज, रावी और ब्यास, इसका 20% पानी कौन यूज करेगा? पाक। और 80% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया। 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, उसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया, और सतलज, रावी, ब्यास का 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। हाँ, एक चीज याद रखिए कि सिंधु जल समझौते में जो मध्यस्थता का काम किया था विश्व बैंक ने किया था। चलिए दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ सिंधु जल समझौता आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।